नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। विज्ञान प्रभा के आज के अंक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और वो विषय है प्रौद्योगिकी जनित विज्ञान शिक्षण। इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं श्री रमेश प्रसाद बडोनी, जो कि एक विज्ञान शिक्षक हैं और आईसीटी के विशेषज्ञ हैं। आपको 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। हम आपको ये भी बता दें कि श्री बडोनी संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिज़ोना विश्वविद्यालय के फेलो भी रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बडोनी साहब आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी जानते हैं कि प्रौद्योगिकी जनित जो विज्ञान शिक्षण है वो आज की आवश्यकता बन गया है और विज्ञान को सरल और रुचिकर और प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण में तकनीकी का लगातार प्रयोग बढ़ रहा है। हम जब आईसीटी की बात करते हैं, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, तो ये क्या है और शिक्षण में इसका क्या महत्व है? भारती सर, सूचना संप्रेषण तकनीकी या इसको आईसीटी जो हम बात कर रहे हैं, इसका मेन जो मतलब है वो ये है कि कैसे हम सूचनाओं को टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूर या सुदूर मतलब बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं, या ऐसा कह लीजिए कि हम कम समय में अपनी किसी भी सूचना को अगर हमें दूर तक पहुंचाना है तो हमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है। तो उसका यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आईसीटी कैसे हम कक्षा शिक्षण में यूज़ करेंगे। जी, तो इसका महत्व क्या है यदि आज के दौर में हम समझें? जैसे कि टेक्नोलॉजी का अपने आप में मतलब यह है कि हम कम समय में ज़्यादा बड़े मास को एड्रेस अगर करना चाहते हैं किसी साधन के द्वारा, तो वह साधन यहाँ पर टेक्नोलॉजी यहाँ पर है जो जिसको हम बोल रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो डिजिटल सॉल्यूशन के माध्यम से हम अपनी सूचनाओं को दूर तक पहुँचाना चाह रहे हैं। तो पहला उद्देश्य हमारा है कि हम बड़े मास को सूचनाओं को त्वरित गति से अगर पहुंचाना है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पहुंचाना है, नैनो सेकंड में पहुंचाना है, तो यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। तो ये विशेष करके जैसे उत्तराखंड जैसे हमारा दूर दराज में स्कूल्स हैं, बहुत सुदूर पहाड़ियों में स्कूल्स हैं, वहाँ पर भी हम इस टेक्नोलॉजी का अगर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हम अपने कक्षा शिक्षण को या अपने जो बच्चों का अधिगम स्तर है उसको गुणवत्ता देने में हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। विज्ञान अपने आप में एक जटिल विषय भी है, लेकिन इसको आसान बनाया जा सकता है और तकनीक ने यह संभव कर दिखाया है। तो विज्ञान शिक्षण में तकनीकी का, खास तौर से आईसीटी का, आप लोग किस प्रकार से प्रयोग करते हैं? वैसे तो आईसीटी या सूचना संप्रेषण तकनीकी का जो उपयोग है वो सभी फील्ड में है, सभी एरिया में है, लेकिन एजुकेशन में, शिक्षा में इसका खास महत्व है। खास करके जितने तरह के हमारे पास लर्नर होते हैं, क्योंकि जो बच्चा सीखने वाले होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो विजुअल से ज़्यादा सीखते हैं, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत काम करती है कि हम वीडियो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा बड़ा मास जो विजुअल लर्नर है वो जल्दी से चीज़ों को सीखे। इसी तरह से हम ऑडियो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, गेमिंग को यूज़ कर सकते हैं, सिमुलेशन को यूज़ कर सकते हैं और यहाँ तक कि इंटरैक्टिव को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत नए नए आयाम हमारे इस आईसीटी में जुड़ते जा रहे हैं, जिससे कि हम कक्षा शिक्षण को रोचक बना पा रहे हैं। तो इसका अपने आप में एक बड़ा रोल है और जो हमारी परंपरागत शिक्षण पद्धति थी उसको इस माध्यम से अगर हम यूज़ करें, आईसीटी का यूज़ करें, तो ये उसके लिए एक बहुत मतलब चीप और बेस्ट मेथड हो सकता है कि हम ज़्यादा बड़े मास तक बच्चों तक जा सकते हैं। जी, एक तो ये बताया आपने, लेकिन इसमें जो व्यक्तिगत सीखने की सुविधा है और रुचि के अनुसार सीखने की सुविधा है, उसमें ज़्यादा लाभ हो सकता है? बिल्कुल। ये डिपेंड करता है कि हम टेक्नोलॉजी को पहले समझें। टेक्नोलॉजी से मेरा मतलब है कि अगर हमको पेडागोजी आती है, हमें विषय वस्तु आती है, तो जैसे सभी शिक्षकों को विषय वस्तु का ज्ञान है तो वो उनका विषय ही है, तो उसके वो मास्टर्स हैं, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करें, स्पेशली एविडेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी। एविडेंस का मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि दुनिया में टेक्नोलॉजी तो बूम की तरह है, इतने सारे टेक्नोलॉजी है कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी सही टाइम में यूज़ करें जो वास्तविक तौर पे हमें सिखाए और बच्चे सीखें। तो उसके लिए हमें कुछ खास टूल पर ध्यान रखना होगा और उसके लिए हमारे पास इस तरह के कुछ
ट्रेनिंग्स भी होनी चाहिए, इस तरह की हमारी रुचि भी होनी चाहिए, खास करके कि हम उस टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हो, उसको सीखने के प्रति हमारा इंटरेस्ट हो। जब हमारा इंटरेस्ट होगा तब हम जाके टेक्नोलॉजी को क्लासरूम तक ले जा सकते हैं। जी, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे शिक्षक हैं वो भी इसके लिए तैयार हों, दक्ष हों। बिल्कुल, ज़रूर, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अभी तो भारत सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं और शिक्षकों को इसके लिए तैयार किया जा रहा है। इसमें हमारे जैसे दीक्षा पोर्टल है, CBSE, NCERT, इवन हमारे स्टेट बोर्ड में कई तरह के ऐसे पोर्टल्स आए हैं जहाँ पर डिजिटल सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है, ट्यूटोरियल्स बनाए गए हैं कि टीचर्स ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को क्लासरूम तक ले जाएं और ताकि हमारे जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी सीखें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो मेन फोकस है वो आज की डेट में प्रशिक्षण पर भी है और साथ साथ क्लासरूम इंटीग्रेशन भी है कि टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ करें, खास करके ऐसे विषयों पर जहाँ पर आप बात कर रहे हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी में जटिलता को समझने के लिए कैसे हम विज्ञान में ICT को लाएंगे। जी, ऑनलाइन लर्निंग जो ऐप्स हैं वो हमारे पास उपलब्ध हैं, लेकिन हम स्मार्ट क्लासरूम की बात करेंगे। बडोनी साहब, तो थोड़ा बताएं कि स्मार्ट क्लासरूम क्या है और ख़ास तौर से आपके विद्यालयों में किस तरह से आप विज्ञान शिक्षण इसके द्वारा कर रहे हैं। देखो, समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वैसे नाम भी बदलते गए। तो पहले भी जो विज्ञान या अन्य जो मानवीय के विषय थे उनको पढ़ाने के लिए भी तकनीकी यूज़ होती थी। तो उस समय एजुकेशन टेक्नोलॉजी नाम से कुछ TLM या कुछ डेमोस्ट्रेशन या कुछ गेम या रोल करके टीचर्स जो है बच्चों को सिखाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, डिजिटल तकनीकी आती गई, तो उस हिसाब से फिर हमारी जो लर्निंग है, लर्निंग स्टाइल है या टेक्नोलॉजी के माध्यम से संसाधन बनाकर छात्रों तक कंटेंट को पहुंचाने के लिए हमने इसको दूसरे तरीके से यूज़ करना शुरू कर दिया है। अब जैसे आप ये पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कैसे हम टेक्नोलॉजी को जटिल समस्याओं को समाधान में यूज़ करेंगे, तो उसके लिए ये सबसे अच्छा तरीका हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए क्लासरूम में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, किसी विषय को पढ़ा रहे हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा साधन नहीं है, तो उस समय ये तकनीकी हमारे लिए बहुत फ़ायदा पहुंचा सकती हैं कि किसी भी बड़ी समस्या का समाधान हम कैसे निकालेंगे। तो इस मतलब सीधा सीधा है कि किसी समस्या को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम अपने इंक्वायरी क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए तकनीकी यूज़ करेंगे। तो जैसे गेमिफिकेशन आप बोल रहे हैं, तो गेमिफिकेशन भी एक तरह से वर्चुअली हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया कि जो हम फिजिकली पहले कुछ करके, टच करके, टेंजिबल ऑब्जेक्ट बनाकर प्रदर्शित करते थे, आज हम उसको थ्रू सॉफ्टवेयर या थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी हम उसको समझा सकते हैं। यानी गेम्स के माध्यम से तकनीक का प्रयोग करके हम विभिन्न जटिल विषयों को आसानी से समझा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम बात करेंगे आपसे वर्चुअल रियलिटी की या ऑगमेंटेड रियलिटी, ये क्या है और किस तरह से शिक्षण में इसका प्रयोग आप लोग कर रहे हैं। ये वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आपके पास कोई साइंस का या इवन ज्योग्राफी का या इकोनॉमिक्स का कोई भी एक कॉन्सेप्ट है या कोई आपके पास एक थ्योरी है या आपके पास कोई एक प्रिंसिपल है, उसको अगर आपको समझाना है तो हम उसके लिए कुछ इस तरह से प्रोग्राम बनाएंगे कि जिसमें उसका समाधान होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमको मान लीजिए 3D में कोई ऑब्जेक्ट देखना है तो उसको देखने के लिए हमको इस तरह से प्रोग्राम लिखना होगा कि हम अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर में रख के उस ऑब्जेक्ट पर हम छोटे छोटे इस तरह के मॉड्यूल बनाएंगे या ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम, ऐसे कोड लिखेंगे जिसके थ्रू जो है हम उसको विजुअलाइज कराएंगे बाद में किसी कैमरा के थ्रू या किसी लेंस के थ्रू। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि नॉर्मली एक ऑब्जेक्ट को ध्यान में रख के उस पर छोटे छोटे प्रोग्राम लिखते हैं। उन प्रोग्राम को फिर हम रन करते हैं ये कह लीजिए एक कोड के थ्रू, और जब वो रन करता है तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे कि ये रियलिटी में ऐसा होता है। ये वर्चुअल रियलिटी में हम इस तरह से करते हैं। या आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको हर डायमेंशन से विजुअलाइज करना है तो उसके लिए वर्चुअल रियलिटी के थ्रू हम सिखा सकते हैं। या आप ऐसा कह सकते हैं
कि मान लीजिए हमारे पास हमें अमेरिका में या हमें ताजमहल ही को थोड़ी देर के लिए देखना है, तो हम ताजमहल को देखने के लिए पूरा 360 डिग्री पर अगर हम उसको पिक्चराइज कर दें और फिर किसी लेंस के थ्रू हम जो है उसको विजुलाइज कर सकते हैं, पूरा 360 डिग्री पर हम उसको देख सकते हैं। तो हर कोई बच्चा, हर कोई व्यक्ति तो ताजमहल जा नहीं सकता, तो वो सुदूर कहीं भी जाके पूरे ताजमहल को वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से पूरा विजुलाइज कर सकता है, अंदर भी और बाहर भी। तो ये एक तरह से कोडिंग है, छोटे छोटे प्रोग्राम लिख कर जो है इस तरह से उसको बनाया गया कि आप एक लेंस के थ्रू जो है आप पूरा देख सकते हो। ये एक वर्चुअल है। इसी तरह से ऑगमेंटेड रियलिटी है। ऑगमेंटेड रियलिटी जनरली होता क्या है कि एक ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट को हम ऑगमेंट करते हैं। ऑगमेंट का मतलब है कि जैसे वो चीज़ दिख नहीं रही है, तो जैसे हम उसके ऊपर कैमरा या कोई लेंस ले जाएंगे तो वो पॉपअप करेगा, तो यानी वो आपके सामने बड़ा होके सामने आएगा। लेकिन उसके पीछे क्या होता है कि एक लिंक होता है, एक सोर्स पहले से बनाया हुआ होता है। तो हम जैसे एक फ़िल्म होती है, एक फ़िल्म बना दी और उस फिल्म को हमने लिंक कर दिया उस फोटो के साथ। उस फोटो पे हमारा एक कोड होता है जिसको हम जैसे ही स्कैन करते हैं AR के थ्रू, AR ऑगमेंटेड रियलिटी एक कैमरा ही है वो भी, जैसे हम उसके ऊपर उसे ले जाते हैं तो वो जो इमेज होती है उसको लिंक करते हुए वो पॉपअप करता है और वो बड़ा आपको दिखेगा। तो फिर उसमें भी आपके पास ये फैसिलिटी होती है कि अगर आपको जहाँ पर भी आप टच करेंगे वहाँ रिसोर्सेज होते हैं, तो टच करते ही जहाँ पर आप रिसोर्स को क्लिक कर रहे हैं वहाँ पर मान लीजिए हार्ट थोड़ी देर के लिए है, तो हार्ट में अगर आपको देखना है, लेफ़्ट पार्ट देखना है, राइट पार्ट देखना है, आर्टरीज देखनी है, वेन्स देखने हैं, तो आप जहाँ पे क्लिक करोगे वहाँ से वो रिसोर्स पॉपअप होकर आपके सामने आएगा। या ब्लड सर्कुलेशन देखना है तो वो आप AR के थ्रू देख सकते हैं। ये थोड़ा डिफरेंस है। जी बडोनी साहब, अब हमारे दर्शक काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे होंगे कि विज्ञान का कार्यक्रम चल रहा है, हम उसको सरलीकरण की बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा हमारे दर्शकों को दिखाएं, ख़ास तौर से हम टूल्स की बात कर रहे हैं जैसे फैट, तो इसके विषय में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। ज़रूर। तो मैं आपके सामने कुछ डेमो के थ्रू आपको बताता हूँ कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। और फॉर एग्ज़ाम्पल हम फैट सिमुलेशन को यूज़ करते हैं यहाँ पे। फैट सिमुलेशन बेसिकली एक इस तरह का टेक्नोलॉजी है जिसमें हम वर्चुअली किसी भी एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, या हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल साइंस का कोई भी एक सिद्धांत है उसके बारे में हमें जानना है, या कोई कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हमें जानना है, तो हम उस पर यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जैसे फैट सिमुलेशन के माध्यम से हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसे हम किसी ऑब्जेक्टिव को समझना अगर हमें है तो कैसे समझेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ फैट सिमुलेशन पे। तो सबसे पहले हम फैट सिमुलेशन के वेब ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे और फिर मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल pH वैल्यू को हम देखना चाहते हैं कि कैसे हम pH वैल्यू निकालते हैं। यानी जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं कि केमिस्ट्री में हमारे पास एसिडिटी या बेसिसिटी या हमारे पास न्यूट्रल कोई मटेरियल है उसको बारे में हमें देखना है कि वो कैसे पता लगेगा कि ये किस नेचर का है। तो उसके लिए हम यहाँ पर ये फैट सिमुलेशन से एक इंडिकेटर बनाया हुआ है और यहाँ पर हमने इसको इंटरैक्टिव के माध्यम से, यानी इसको गेम के माध्यम से हम समझा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जैसे वाटर है, वाटर की हमको देखनी है कि उसकी pH वैल्यू क्या है। तो ये जो pH वैल्यू है, जैसे जैसे मैं यहाँ पर वाटर ड्रॉप कर रहा हूँ इस बीकर में, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि जब वाटर एक निश्चित लेवल पे पहुँच रहा है और मैं इंडिकेटर वहाँ पे रख रहा हूँ तो वहाँ पर वाटर का pH वैल्यू 7 ये दिखा रहा है। यानी ये जो न्यूट्रल वैल्यू वाटर की यहाँ पर pH स्केल पे है, और जैसे जैसे मैं वाटर लेवल घटाता जा रहा हूँ तो इसका pH स्केल ये इंडिकेट नहीं कर रहा है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि वाटर का pH वैल्यू यहाँ पर क्या है। तो नॉर्मली हम ऐसे कोई भी लिक्विड को, किसी भी मटेरियल को ले सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए हम कोई एसिड ले लेते हैं, बैटरी का कोई एसिड है उसको लिया और उसका pH देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर सिमुलेशन के द्वारा यहाँ पे एक लिक्विड डाल के देख रहा हूँ, एसिड को डाल रहा हूँ और फिर उसका pH इंडिकेटर चेक कर रहा हूँ। इसी तरह से कॉफ़ी है तो कॉफ़ी को भी मैं देख सकता हूँ उसका pH वैल्यू क्या है। तो नॉर्मली यहाँ पर इस सिमुलेशन में क्या कर रहे हैं हम कि एक हमने इंडिकेटर यूज़ किया है, pH इंडिकेटर या pH स्केल है, और उस स्केल पर जो है हम देख रहे हैं कि कोई एसिड या कोई बेसिक मटेरियल कैसे उसका pH वैल्यू ज्ञात करते हैं। यहाँ पर अगर हम वाटर को मिक्स करें किसी दूसरे मटेरियल के साथ तो भी हम देख सकते हैं कि कैसे हमारा pH वैल्यू जो है वो डाइल्यूट हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हम इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बच्चों के बीच में ये बता सकते हैं कि कैसे जो है आप
किसी भी लिक्विड का या किसी भी मटेरियल का आप पीएच वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो नॉर्मली क्लासरूम में टीचर एक वाटर को या एक एसिड को एक पीएच पेपर ले जाके टेस्ट कराते हैं, और जो बहुत डिफ़िकल्ट होता है बड़े मास में समझाने में। यहाँ पर हम इस फेड सिमुलेशन के माध्यम से आसानी से समझा सकते हैं। जैसे अब मिल्क हमारे पास मान लीजिए क्लासरूम में अवेलेबल नहीं है, तो उसको हम वर्चुअली सिखा सकते हैं कि वाटर और मिल्क को अगर मिक्स करें तो कैसे उसका पीएच वैल्यू चेंज होता है। जो ये इंडिकेटर है ये, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब वेल टेस्टेड इक्विपमेंट्स हैं, इस तरह से बनाए गए हैं कि जो लेबोरेटरी में जो काम होता है सच वही स्टैंडर्ड के माध्यम से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पीएच वैल्यू हैं उन्हीं स्टैंडर्ड के हैं जो लैब टेस्ट में भी आते हैं, और बल्कि कई जगह तो ये उससे बेटर टेस्ट देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर स्टूडेंट अपने हाथों से एक्सपेरिमेंट करता है, यानी वो खुद से ये चीज़ को यूज़ करके बता सकता है कि हम कैसे जो है पीएच वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो वाकई ये तो बहुत रोचक है बडोनी साहब। लेकिन एक और हमने सॉफ्टवेयर के बारे में सुना है जिसे जियोजेब्रा कहते हैं, ये क्या है? हाँ, तो जियोजेब्रा भी एक इंटरैक्टिव टूल है। इसको हम सिमुलेशन के लिए, एनिमेशन के लिए, इवन 3D ज्योमेट्री प्रेजेंटेशन के लिए यूज कर सकते हैं। और जैसे फिज़िक्स है, फिज़िक्स में मान लीजिए बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं समझाने के लिए जो नॉर्मली किसी भी स्टूडेंट को ऐसे समझ नहीं आते। तो उसके लिए मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे वेव है, तो क्लास में साउंड पढ़ाना है, वेव पढ़ाना है, तो शिक्षक को बोर्ड पे वो एक बार अगर ड्रॉ कर लेंगे तो वो एक बार ड्रॉ करने से वो बच्चों में ये नहीं बता पाते हैं कि एक्चुअली में साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है और साउंड प्रोड्यूस करने के लिए क्या जिम्मेदार हैं, कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है। तो सिमुलेशन के माध्यम से या इंटरैक्टिव के माध्यम से हम ये बता सकते हैं। इसके लिए जियोजेब्रा हमारे पास एक बेस्ट टूल है जो हमें ये बताता है कि कैसे हम साउंड को या वेव को समझाएंगे। तो क्लासरूम में पढ़ाना है, छोटे बच्चे इवन 6-7 के बच्चे, हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव क्या है या दूसरी वेव कितने तरह की वेव्स होती हैं, है ना। तो उन तरंगों को अगर हमने समझना है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक पार्टिकल लेते हैं जियोजेब्रा में, उस पार्टिकल को हम यहाँ पर एक स्लाइडर के माध्यम से दिखा रहे हैं, और उस स्लाइडर पे जैसे जैसे हम मूव करेंगे, आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर एक एम्पलीट्यूड और एक फ्रीक्वेंसी का स्लाइडर बनाया हुआ है, और ये स्लाइडर मुझे एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों को यहाँ पर दिखा के बता रहा है कि जैसे जैसे मैं एम्पलीट्यूड बदल रहा हूँ तो कैसे मेरा वेव पैटर्न बदल रहा है, यानी कोई ट्रांसवर्स वेव उसका नेचर कैसे यहाँ पर चेंज हो रहा है। मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूँ तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने से जो है कैसे पार्टिकल का बिहेवियर या पैटर्न बदल रहा है। तो यानी ऐसा क्लासरूम में बोर्ड पे ये चीज़ समझाना मुश्किल है। जब हम इंटरैक्टिव यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि कैसे हम किसी वेव को समझा सकते हैं। ये तो ट्रांसवर्स वेव थी। इसी तरह से अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अनुदैर्ध्य तरंग है, तो उसको भी हम यहाँ पर समझा सकते हैं। नॉर्मली ब्लैक बोर्ड पे, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर चॉक से या किसी पेन से पेपर पे समझाना ये मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव को आसानी से समझा सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एक इंटरैक्टिव है जो ये बताता है कि स्टैंडिंग वेव क्या होती है, अगर हम वेव को ट्रैवल करा रहे हैं तो कहाँ पर जो है हमारे कंप्रेशन होगा, कहाँ पर रेयरफैक्शन होगा। तो ये हम लॉन्गिट्यूडनल वेव को आसानी से यहाँ पे समझा सकते हैं। तो इस तरह से हम अगर हम और वेव्स के बारे में बात करें तो जैसे कि हम अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बात करते हैं बीट्स की, कि बीट्स कैसे फॉर्म होती हैं, तो बीट्स को भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो बीट्स को बताने के लिए भी बहुत कलरफुल तरीके से हम स्टूडेंट को समझा सकते हैं कि जब दो नोड और एंटी नोड्स के बीच में फॉर्मेशन होती है तब जाके बीट्स बनती हैं। तो चाहे वो म्यूज़िक हो या आपका सामान्य बातचीत हो, साउंड पैटर्न में है या नहीं है, तो उसके लिए ये बीट पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ध्वनि तरंगों को समझना, मॉड्यूलेशन को समझना या हार्मोनिक वेव्स को समझना, सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझना, ये बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं जो नॉर्मली स्टूडेंट को समझाना बहुत मुश्किल है किसी शिक्षक को ब्लैक बोर्ड पे। उसके लिए ये टेक्नोलॉजी हमारे पास आज की डेट में है, जिसमें जियोजेब्रा हमारे लिए खास करके एक ऐसा टूल है जो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन या व्यतिकरण, पोलराइजेशन जैसे विषयों को भी समझाने में बहुत मदद करता है। वाकई बहुत रोचक ढंग से आप समझा रहे हैं और हमारे जो दर्शक हैं इसका आनंद भी ले रहे होंगे। आमतौर पे जब हम साउंड की बात करते हैं तो देखा जाता है AM की बात भी होती है, FM टेक्नोलॉजी आजकल बहुत पॉपुलर है, तो इसको भी बहुत आसानी से आप लोग समझा सकते हैं सिमुलेशन के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल, यही जो मैं अभी बता रहा था कि हमने जो यहाँ पर ये वेव्स लगाई हैं, जो हम दिखा रहे थे कि कैसे हम मॉड्यूलेट करते हैं वेव्स को। तो मॉड्यूलेशन में यही चीज़ होती है कि जब हम वेव का एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं तो वेव का पैटर्न कैसे हो जाता है, हारमोनियस वेव कैसे आती है,
या हम जब फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी से एम्पलीट्यूड में क्या फ़र्क आता है। तो बेसिकली एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो है वो साउंड मॉड्यूलेशन का मतलब यही है कि आपको साउंड को हार्मोनिक्स बनाना है। तो हार्मोनिक वेव जनरेट करने के लिए हमको एक तो फेज़ डिफरेंस देखना है, तो वो हम यहाँ पर आराम से देख सकते हैं कि वेव का अगर फेज़ डिफरेंस बदलेंगे या एम्पलीट्यूड बदलेंगे या एक ही टाइम में दो डिफरेंट वेव्स को हम मान लीजिए कास्ट करते हैं या थ्रो करते हैं, तो कहाँ पर जहाँ पर वो दोनों वेव्स मिलेंगी तो वहाँ पर साउंड का मैक्सिमा बनेगा, साउंड का रेजोनेंस कब होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जियोजेब्रा के माध्यम से हम क्लासरूम में बच्चों को समझा सकते हैं, और कब साउंड कम करनी है, कब ज़्यादा करनी है, और साउंड एकॉस्टिक है या नहीं है, ये सारी चीज़ें इसको समझा सकते हैं। डॉपलर्स इफेक्ट भी इससे बहुत आसानी से समझा जा सकता है। बिल्कुल कोई भी इवन अगर आप लाइट वेव को भी समझना चाहते हैं तो हम लाइट को भी जियोजेब्रा के माध्यम से समझा सकते हैं। तो बडोनी साहब, इससे तो मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है बहुत आसान हो सकती है। जी सर, आज की जो सिनेरियो है, अगर आपने सुना भी होगा, तो अभी बहुत सारी जगहों पर इस तरह की चीज़ें आने लगी हैं कि पायलट लेस एरोप्लेन, पायलट लेस मींस सिस्टम मशीन्स, या जिसको हम AI ड्रिवन मशीन्स बोल रहे हैं। तो नॉर्मली उन सब में यही है कि आप जब भी कोई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो तो टेक्नोलॉजी के सामने हम धीरे धीरे करके जो हमारे पास एक बड़ा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होता था उसको हम कम कर सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे इंजीनियरिंग के बच्चे हैं तो पहले उनको बहुत जगह जगह जाके संसाधन ढूंढने पड़ते थे कि कहीं उनको फैकल्टी बहुत अच्छी चाहिए, फिर मटेरियल के लिए उनको भागना पड़ता था कि एक रिसर्च करनी है तो चाइना से, वियतनाम से या दूसरी कंट्री से वो मटेरियल मंगाते थे, बहुत कॉस्टली था। आज की डेट में वो उसी मटेरियल को सिमुलेट करके अपने लैब में प्रोफाइल बना के वो तैयार कर सकते हैं। या आपने ये भी देखा होगा कि म्यूज़िक ट्रैक अगर बनाने हैं तो इस चीज़ के बड़े बड़े सिस्टम और मशीन की भी ज़रूरत नहीं है, हम अपने मशीन पर ही, अपने लैपटॉप पर ही साउंड ट्रैक बना सकते हैं, अलग अलग तरह के जो साउंड के पैटर्न हैं उनको तैयार कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग हो या आपका मेडिकल हो, हर बच्चा एक मॉडल अपने लिए तैयार कर सकता है इस डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए। और कोई टूल जिसके बारे में आप बताना चाहें? हाँ, इसी तरह से मैं आपको एक दो टूल और बता सकता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हम जैसे जनरेटर की बात करते हैं कि हमारे पास हमें ये पता लगाना है कि कैसे जो है AC प्रोड्यूस होती है। तो AC प्रोड्यूस करने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ, और इस एग्जांपल के थ्रू खास करके क्लासरूम में जनरेटर को पढ़ाना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि एक तो बच्चे जो समझते हैं जनरेटर उन्होंने देखा होता है, और पहाड़ों में तो जनरेटर देखा भी नहीं होता बच्चों ने, लेकिन क्लासरूम में शिक्षक को पढ़ाना होता है जनरेटर, तो वहाँ पर ना उनको बहुत दिक्कत होती है क्योंकि इतनी सामग्री नहीं होती, आपके पास इतने पावरफुल मैग्नेट नहीं होते, आपके पास इतना सामान नहीं होता, या आप जनरेटर अपने आप में इतना महंगी डिवाइस है उसको ख़रीद के स्कूल क्लासरूम में डेमो कराना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर हम इस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है, या फेड सिमुलेशन या जियोजेब्रा के थ्रू हम सिखा सकते हैं कि कैसे हमारे पास एक जनरेटर काम करता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं सिमुलेशन के तौर पे कि यहाँ पर हमने एक वाटर का जो है नल लिया है, और यहाँ पर एक मैग्नेट लिया है, यहाँ पे एक कॉयल ली हुई है, और इस कॉयल को रन करने के लिए हमने यहाँ पर उसके लिए हमने एक प्रोग्राम किया हुआ है कि उसका एरिया अगर हम बढ़ाएंगे घटाएंगे तो कैसे जो है जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो घटेगा या बढ़ेगा। इसी तरह से हमने कॉयल का लूप एरिया कम ज़्यादा करने की यहाँ पे फैसिलिटी रखी हुई है, और हमने यहाँ पर जो बार मैग्नेट रखा हुआ है उसका कितना इम्पैक्ट होगा, कितना पावर का होगा, उसके लिए भी इंडिकेटर यहाँ पे लगाया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं नॉर्मली कि हम एक वाटर टैप यहाँ पे बनाया हुआ है कि हम बता रहे हैं हाइड्रो पावर, कि कैसे हाइड्रो पावर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि अगर आप देखेंगे ध्यान से तो हम यहाँ पर जो है इस मैग्नेट के ऊपर जो ये इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है उसको दिखाने के लिए हमने एक मैग्नेट लगाया और एक सिंपल एक व्हील बनाया, और इस व्हील के ऊपर हम जो नॉर्मली जो आर्मेचर है, कॉयल है, उसके जो बाहर है हम उसमें क्या करते हैं कि वाटर का फ्लो कराएंगे, और वो हम सिंपल दिखा रहे हैं कि वर्चुअली बच्चा कैसे समझेगा कि क्या क्या हमने। तो यहाँ पर हमने एक पंप लगाया हुआ है, इस पंप को खोल के यहाँ से पानी इसमें डालना शुरू किया। तो जैसे जैसे हमने वाटर का फ्लो यहाँ पे बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि वाटर का फ्लो बढ़ाते ही जो ये व्हील है जिसके ऊपर ये वाटर, ये पानी गिरेगा तो ये घूमने लग जाएगा।
तो जब ये घूम रहा है तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पर ये मल्टीमीटर लगाया हुआ है जिस पे दिख रहा है कि कैसे जो है इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। और यहाँ पर उसी जगह पे हम अगर एक आउटपुट के लिए एक बल्ब लगा दें तो यहाँ पे दिख रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हो रही है। तो जब मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊँगा, यानी मैं इसका रोटेशन बढ़ाऊँगा या नंबर ऑफ कॉइल्स के टर्न्स बढ़ाऊँगा, तो यहाँ पे दिख रहा है कि उतने ही इम्पैक्ट से जो यहाँ पर पावर है वो भी बढ़ती जा रही है। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारे पास आउटपुट है, फॉर एग्जांपल फ़ैन है या बल्ब है या कोई दूसरा आउटपुट है, उस पर दिख रहा है कि इंटेंसिटी कैसे चेंज हो रही है। तो यहाँ पर हम आसानी से बच्चे को जनरेटर कैसे वर्क करता है वो समझा सकते हैं, जनरेटर में क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं वो समझा सकते हैं, और हम ये पूरा वर्किंग कैसे करता है वो समझा सकते हैं। और हम ये भी बता सकते हैं कि अगर हम कॉयल का नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएं घटाएं तो करंट बढ़ेगी या घटेगी। और साथ साथ हम बच्चों को बीच में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और यहीं पर हम क्विज़ भी करा सकते हैं। यानी यहाँ पर ये फैसिलिटी भी है कि आप साथ ही साथ बच्चों को क्वेश्चन पूछ के उन्हें बोलेंगे कि आप इसका 50% जो है रनिंग टाइम कर दो तो देखो इम्पैक्ट कितना हुआ आउटपुट पे, या हम क्विजिंग भी साथ साथ चल सकती है। हाँ, इसमें मतलब असेसमेंट इवैल्यूएशन भी साथ साथ हो सकता है। तो जो क्लासरूम में नॉर्मली ट्रेडिशनल क्लासरूम में संभव नहीं था वो हम इस माध्यम से कर सकते हैं। इसी तरह से हम और भी हमारे पास कई सारे टूल हैं, जैसे हमारे पास स्कैम प्लॉट है, या लाइट को समझाने के लिए भी मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ कि बहुत मुश्किल होता है कि क्लासरूम में बच्चों को रिफ्रैक्शन समझाना, यानी वो परावर्तन अपवर्तन ऐसे ब्लैक बोर्ड पे चित्र बना के उनको अगर समझाएंगे तो उनको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। और इवन क्लासरूम में एक ग्लास स्लैब लेके या प्रिज्म लेके प्रैक्टिकल कराया जाता है तो स्टूडेंट को इतनी दिक्कत होती है कि वो फोकस ही नहीं कर पाते, वो इमेज को ही नहीं ड्रॉ कर पाते कि कहाँ पर ले जाना है, कहाँ पे हमने इमेज रखनी है। तो यहाँ पर हम इस इंटरैक्टिव के माध्यम से आसानी से समझा सकते हैं कि कैसे जो है अगर हमने एक ग्लास स्लैब लिया, उस ग्लास स्लैब के ऊपर अगर हमको देखना है कि इंसिडेंट रे किधर से निकलेगी, कैसे उसका पैटर्न होगा, तो वो हम यहाँ पे समझा सकते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे एक ग्लास स्लैब लिया है और यहाँ पे 2 पिन, ये क्लास में होता है एक्सपेरिमेंट, लेकिन नॉर्मली इसको कराना क्लास में बहुत मुश्किल होता है और इसका आंसर निकालना बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पर जो लेटरल शिफ्ट है, इंसिडेंट रे है या इमरजेंट रे है, उसका जो पैटर्न है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं और बहुत आसानी से देख सकते हैं। आसानी से आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन, इमरजेंट रे का एंगल और इवन पूरा लेटरल शिफ्ट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैथमेटिकली भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर आप ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस के बीच में क्या रिलेशनशिप है जी। तो ये सब यहाँ पे बडोनी साहब बहुत विस्तार से आपने और बहुत रोचक ढंग से हमारे दर्शकों को ये सब समझाया, लेकिन चूंकि तकनीक का मामला है और क्या इतनी आसान है, उतनी सुगम है, क्या ये सस्ती है और क्या ये गरीब छात्रों तक भी पहुंच सकती है? बिल्कुल पहुंच सकती है। जैसे कि अभी अभी हमारा लेटेस्ट सर्वे आया है और शिक्षा विभाग में ही ये सर्वे हुआ था कि कोविड के बाद किस तरह से टेक्नोलॉजी ने इवॉल्व किया है। तो हमने ये पाया है कि अधिकतर जो मास है, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे ऑफिसर्स हों, वो सभी टेक सेवी होते जा रहे हैं। चाहे आप कोई भी माध्यम ले लीजिए संचार के लिए, चाहे आपने कोई सोशल मीडिया यूज़ किया हो या कोई टेक्नोलॉजी क्लासरूम में यूज़ की हो, वहाँ पर ये सब आई हैं। और इसका जो मेन रोल है वो है इंटरनेट। तो इंटरनेट आने के बाद जितने भी टेक्नोलॉजी हैं वो सुगमता से दूर दूर तक पहुँचाई जाती हैं। और अब तो हमारे ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं, तो टेक्नोलॉजी पर ही ट्रेनिंग हो रही है कि आप कैसे पर्टिकुलर टूल को यूज़ करेंगे किसी चीज़ को पढ़ाने के लिए। तो जिसमें मैं ये सारी टेक्नोलॉजी की अभी बात भी कर रहा था, इस पर हम बाकायदा ऑनलाइन कोर्स भी हमारे चलते हैं। अभी हमने SCRT ने एक ऐसी जो मूक्स कोर्स बनाया है वो इसी पर है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूल, अच्छे से अच्छे टूल, जो मैं पहले भी बोल रहा था कि एविडेंस बेस्ड टूल जो हमारे करिकुलम से मैच करते हों, उनको कैसे यूज़ करेंगे। तो मूक्स को हमने इसी तौर पे यूज़ करा है कि ट्रेनिंग हो टीचर्स की और स्टूडेंट उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। जी, बहुत ज़रूरी है कि इसमें जो टीचर्स हैं वो भी बहुत दक्ष हो, कॉम्पिटेंट हो। तो बडोनी साहब, आज आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमने देखा कि टेक्नोलॉजी ने शिक्षण के तरीके को बदल दिया है और यदि इस तरीके को हम अपनाएं तो विज्ञान शिक्षण बहुत सरल, रुचिकर और ज्ञानवर्धक हो सकता है और इसका प्रयोग काफ़ी प्रभावशाली बन सकता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो छात्र हैं और जो शिक्षक हैं वो तकनीक के साथ सामंजस्य बैठाएं, आगे बढ़ें, ताकि इस तकनीक का बहुत ही प्रभावी ढंग से इस्तेमाल हो सके
और विज्ञान के जो नए आयाम है उन तक एक आम छात्र की पहुंच बन सके और वो अपना बेहतर कैरियर बना सके। तो आज का अंक बस यहीं तक। अगले अंक में कोई नया विषय लेकर आएंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।